हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवानी फ्री ऑनलाइन टीचिंग। आज हम बीएड की सेकंड बुक करेंगे। बीएड के फर्स्ट ईयर के कोर कोर्स का पेपर सेकंड 102 फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। इसकी हम पूरी बुक का डिस्कशन करेंगे, यानी कि होल समरी ऑफ दिस पेपर। ये जो पेपर होता है इसमें फ़िलोसफ़ी आती है, मोस्टली तो फ़िलोसफ़ी ही होती है। तो ये सीटेट या फिर कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम्स में भी इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। अच्छे से करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट 18 क्वेश्चंस है। और अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिलोसफी इज द साइंस ऑफ नॉलेज। ये किसने कहा है? ज्ञान को, मतलब फिलोसफी को ज्ञान का विज्ञान किसने कहा है? प्लूटो ने, फिशे ने, अरिस्टोटल ने, अरस्तु ने या फिर कॉम्ते ने? तो इसका करेक्ट आंसर है फिशे। फिशे ने कहा था कि फिलोसफी जो है वो साइंस ऑफ नॉलेज है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की, फिलोसफी इज द साइंस ऑफ साइंस, यानी विज्ञान का भी विज्ञान फिलोसफी को किसने कहा था? फिलोसफी को विज्ञान का विज्ञान कॉम्ते ने कहा था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कॉम्ते। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, आइडियलिज्म का कंसेप्ट किसने दिया था? आइडियलिज्म का जो कंसेप्ट था वो कांत ने दिया था, कंत ने दिया था। अब हम ये बात करते हैं कि आइडियलिज्म होता क्या है। आइडियलिज्म कुछ देखा जाए तो फिलोसफी ही है, मतलब वेस्टर्न फिलोसफी जो थी, अनिशियंट वेस्टर्न फिलोसफी, वो आइडियलिज्म थी। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आइडियलिज्म को हम इस चीज़ से कंसीडर करते हैं कि उसमें गॉड की ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी, या फिर गॉड को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। ये कहा जाता था आइडियलिज्म में कि यूनिवर्स का जो क्रिएशन है वो गॉड ने किया है। तो आइडियलिज्म इसी चीज़ पे बेस्ड है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड को वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता था मटेरियल वर्ल्ड से। आइडियलिज्म ये कहता था कि सोल ही सब कुछ है और गॉड तो सुप्रीम सोल है, यानी कि अराउंड द गॉड आइडियलिज्म घूमता था। आइडियलिज्म ये भी कहता था कि मैन इज द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, बेस्ट क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। ये सब चीज़ें आइडियलिज्म में आती थी और इसका आंसर है ऑप्शन बी, कांत। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, विच इज नॉट द स्कोप ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी का इनमें से कौन सा स्कोप नहीं है? मेटाफिजिक्स, एपिस्टोमोलॉजी, एक्सियोलॉजी, लॉजिक एंड एस्थेटिक्स, ये चीज़ें ऐसी हैं या फिर ये स्कोप ऑफ फिलोसफी के अंदर आते हैं। जब भी हम फिलोसफी को पढ़ते हैं तो ये 5 स्कोप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेटाफिजिक्स जो किस चीज़ से रिलेटेड होता है कि हाउ, मतलब क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स की जब भी बातें होती हैं तो मेटाफिजिक्स होता है। एपिस्टोमोलॉजी बात करता है नॉलेज की, कि आपकी नॉलेज कैसे है, आपकी बुद्धि कैसे आपको प्राप्त है, कितनी लिमिट है नॉलेज की, ये सब चीज़ें आपकी एपिस्टोमोलॉजी में आती है। नेक्स्ट है हमारा एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी एथिक्स और प्रिंसिपल की बात करती है, यानी कि आप में आपके वैल्यूज़, अगर हम वैल्यूज़ की या फिर ये बिहेवियर की, कंडक्ट कैसे आप अच्छा बिहेवियर कंडक्ट करते हो, ये सब चीज़ें आपकी फिर उसमें लॉजिक एंड एथिक्स में आ जाती है। तो नेक्स्ट हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा कॉस्मोलॉजी, क्योंकि बाकी तो स्कोप है फिलोसफी के, एक कॉस्मोलॉजी ही मतलब नहीं है, क्योंकि कॉस्मोलॉजी तो जब हम यूनिवर्स की स्टडी करते हैं दैट इज कॉस्मोलॉजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, आप प्लूटो ने कितने पार्ट्स में वर्ल्ड को डिवाइड किया था? अब प्लूटो में अगर हम आइडियलिज्म में देखते हैं तो प्लूटो ने आइडियलिज्म की मेटाफिजिक्स में ये बोला था कि यूनिवर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज एंड सेकेंड इज वर्ल्ड ऑफ मैटर। वर्ल्ड ऑफ आइडियाज मैंने यहाँ पे नीचे गिवन भी किया है कि जो प्लूटो है उन्होंने कौन कौन से आइडियाज दिए हैं, द वर्ल्ड ऑफ मैटर और द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, क्योंकि उनका मानना ये था कि कोई भी चीज़ अनचेंजेबल है, इनफाइनाइट है और इंटरनल है। तो गॉड को ही उन्होंने ज़्यादा सुप्रीमेसी दी थी। उनका मानना था कि सोल जो होता है वो गॉड का ही पार्ट होता है, इसीलिए वो आइडियलिज्म, मतलब मेटाफिजिक्स ऑफ आइडियलिज्म में यही कहते थे कि वर्ल्ड ऑफ आइडियाज और वर्ल्ड ऑफ मैटर ही यूनिवर्स बटा हुआ इन 2 पार्ट्स में। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडियलिज्म की, मोरलिस्टिक आइडियलिज्म की। जब हम आइडियलिज्म को बांटते हैं तो 5 पार्ट्स की आइडियलिज्म होती है और हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि कौन सी आइडियलिज्म किसने दी। सो मोरलिस्टिक आइडियलिज्म हमें किसने दी थी? प्लूटो ने। मोरलिस्टिक आइडियलिज्म यही था कि मोरल ऑर्डर के, अगर आप अपने आइडियाज़ में मोरल ऑर्डर लेकर आ रहे हो तो वो हमारी क्या होगी? मोरलिस्टिक आइडियलिज्म, जो प्लूटो ने दी थी। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किसने कहा था, हु कंसीडर्ड कि सोल जो है वो गॉड का पार्ट है या फिर सोल इज अ पार्ट ऑफ गॉड? प्लूटो ने कहा था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है प्लूटो।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इंटेलेक्चुअलिज्म में विच इज कंसीडर्ड एज द बेसिस ऑफ नॉलेज ऑफ मैटर इन प्लेस ऑफ माइंड। इंटेलेक्चुअलिज्म अगर हम बात करें आइडियलिज्म की, तो आइडियलिज्म को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मोरलिस्टिक आइडियलिज्म, प्लूरलिस्टिक आइडियलिज्म, सब्जेक्टिव आइडियलिज्म, इंटेलेक्चुअलिज्म एंड एब्सोल्यूट आइडियलिज्म। जब हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअलिज्म की, यानी कि उस टाइम पे बुद्धि को ही ज्ञान का मतलब ये माना जाता है कि नॉलेज ऑफ मैटर और जो ये प्लेस ऑफ माइंड है वो इंटेलेक्ट के बेसिस पे, या इंटेलेक्ट इज अ बेसिस ऑफ नॉलेज ऑफ मैटर इन प्लेस ऑफ माइंड। सो इसका करेक्ट आंसर होगा इंटेलेक्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, गलती से मैंने की, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा अब्सोल्यूट आइडियलिज्म के फादर कौन है, यानी कि अब्सोल्यूट आइडियलिज्म किसने दिया है। हेजल ने दिया है एब्सोल्यूट आइडियलिज्म। उन्होंने ये एक्सेप्ट किया था कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है इंटेलेक्ट की और मैटर की। ये एक कंबाइंड पर्टिकुलर थिंकिंग नहीं है, मतलब थिंग नहीं है, सॉरी, चीज़ें नहीं है। आइडियलिज्म ये इंटेलेक्ट और मैटर दोनों अलग अलग है, सेपरेट है। एब्सोल्यूट आइडियलिज्म का कंसेप्ट इसलिए हेजल ने दिया था। नेक्स्ट है प्लूरलिस्टिक आइडियलिज्म का कंसेप्ट दिया है बर्कले ने। प्लूरलिस्टिक आइडियलिज्म ये है कि ये कहते थे कि वर्ल्ड जो है वो सम ऑफ द मैटर है, सम ऑफ द न्यूमरस मोनार्ड्स है। सब्जेक्टिव आइडियलिज्म किसने दिया है, बर्कले ने। सब्जेक्टिव आइडियलिज्म बर्कले ने दिया है। और नेक्स्ट अगर हम प्लूरलिस्टिक आइडियलिज्म की बात करें तो प्लूरलिस्टिक आइडियलिज्म है हमारा, इसमें गलती से मैंने लिख दिया है प्लूरलिस्टिक आइडियलिज्म हमारा लाइबनिज का है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो इसका भी ऑप्शन है और इसका भी ऑप्शन ए था, 8 का इंटेलेक्ट था। ओके, नेक्स्ट है हमारा बुद्धि। विच फिलोसफी स्टेट दैट यूनिवर्स इज द क्रिएशन ऑफ गॉड। आइडियलिज्म ही बातें करता है इस बारे में कि जो क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स है वो गॉड है, मतलब यूनिवर्स इज अ क्रिएशन ऑफ गॉड, भगवान ने ही यूनिवर्स को क्रिएट किया, ये आइडियलिज्म कहती है। आइडियलिज्म की अंदर ये चीज़ें आती हैं। अब नेक्स्ट है किसने कहा था एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ अटेनिंग वर्च्यू, गुण को प्राप्त करने की प्रोसेस शिक्षा है, ये किसने कहा था, हर्बर्ट ने कहा था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हर्बर्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, एजुकेशन में कंसिस्ट इन गिविंग टू द बॉडी एंड सोल ऑल ऑफ द परफेक्शन ऑफ विच दे आर सस्पेक्टेबल। यानी कि एजुकेशन जो है वो बॉडी एंड सोल, अगर आप पूरी परफेक्शन किसी चीज को दे पा रहे हो तो ये किसने कहा था, यानी कि प्लूटो ने। सो इसका करेक्ट आंसर है प्लूटो। नेक्स्ट, फिलोसफी का वर्ड कहाँ से लिया गया है। फिलोसफी का जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, यानी कि फिलोसफी का वर्ड ग्रीक वर्ड है। ऑप्शन आपको दिए गए थे, जर्मन वर्ड है या फिर कह सकते हैं आप अमेरिकन वर्ड है या फ्रेंच वर्ड है, कौन सा वर्ड है, फिलोसफी। सो फिलोसफी इज ग्रीक वर्ड। नेक्स्ट, फिलोसफी स्टैंड फॉर लव फॉर विजडम। इसमें ये भी होता है फिलोज प्लस सोफिया इज फिलोसफी, जिसमें फिलोसफा का मतलब होता है लव एंड सोफिया का मतलब होता है विजडम। सो इसका करेक्ट आंसर है लव फॉर विजडम। फिलोसफी ऑफ एजुकेशन के फादर किसको माना जाता है, जॉन डवे इज द करेक्ट आंसर ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन के फादर जो हैं वो हमारे जॉन डवे हैं। नेक्स्ट, वर्ड एजुकेशन को लैटिन वर्ड, मतलब अगर एक एजुकेशन का जो शब्द है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, वो लैटिन वर्ड कौन सा है। ऑप्शन सी इज एजुकेटम। एजुकेटम से हमारा जो एजुकेशन है वो वर्ड लिया गया है। नेक्स्ट, बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड आउट ऑफ द बेस्ट, किसी बच्चे की जो ऑल राउंड जो अच्छी चीजें उसमें से निकाली जाती है, यानी कि बॉडी माइंड स्पिरिट, ये किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। एजुकेशन के द्वारा आप किसी पर्सन की बॉडी माइंड एंड स्पिरिट को अच्छे से निखार सकते हो या उसमें से बेस्ट आउट ला सकते हो, बेस्ट चीजें निकाल सकते हो, ये महात्मा गांधी ने कहा था। जॉन डवे ने कौन सा मेथड दिया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है वो हमें जॉन डवे ने दिया है, जॉन डवे ने दिया है। नेक्स्ट है इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड इज गिवन बाय अरस्तु। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन आंसर मेथड दिया है सुकरात ने, और प्लेवे मेथड दिया है, क्वेश्चन आंसर मेथड इज गिवन बाय सुकरात और प्लेवे मेथड फ्रॉबेल ने दिया है। वहीं थेल्स के हिसाब से वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड के जो बेसिक एलिमेंट है या वर्ल्ड का जो बेसिक एलिमेंट है वो है वाटर। अकॉर्डिंग टू थेल्स बेसिक एलिमेंट ऑफ द वर्ल्ड क्या है, वाटर। सो इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट, फिलोसफी एक लॉजिकल इंक्वायरी है इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी, यानी कि रियलिटी या नेचर ऑफ द रियलिटी में लॉजिकल इंक्वायरी फिलोसफी को किसने बोला था, राधा कृष्णन ने ये कहा था कि फिलोसफी जो है वो लॉजिकल इंक्वायरी है इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी। नेक्स्ट, हु हैज डेवलप्ड इंस्ट्रक्शनल मेथड। इंस्ट्रक्शनल मेथड को किसने डेवलप किया है, हर्बर्ट ने। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हर्बर्ट। अब आता है हु इज फादर ऑफ रियलिज्म फिलोसफी। रियलिज्म फिलोसफी के फादर कौन है।
अब हमने आइडियलिज्म तो डिस्कस कर लिया था, आइडियलिज्म क्या है। अब हम बात करेंगे रियलिज्म की, कि है क्या रियलिज्म। रियलिज्म के फाउंडर तो है अरस्तु, लेकिन रियलिज्म जो है वो बात करता है या कहता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर है, मैटर एग्जिस्ट करते हैं। सो वो उनका ये कहना है, रियलिज्म में ये चीज़ होती है कि यूनिवर्स इज मेड ऑफ मैटर, द यूनिवर्स इज मेड ऑफ मैटर, यानी कि वो जो यूनिवर्स है वो मैटर से बना हुआ है। ये भी कहते हैं कि मटीरियल वर्ल्ड इज ट्रू और कोई स्पिरिचुअल वर्ल्ड नहीं है, यूनिवर्स जो है वो मैटर से बना हुआ है। सो इसीलिए जब भी हम रियलिज्म की बातें करते हैं, अब रियलिज्म में ही क्लियर है कि रियलिज्म स्पिरिचुअलिस्टिक को कोई भी वहाँ पे वो स्थान नहीं देते हैं। वो रियलिज्म में यही कहते हैं कि सोल जो है वो कॉन्शियस है, या फिर कह सकते हैं कि एक ऐसा एलिमेंट है जो मैटर से प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। और ये उनका भी यही मानना था, मतलब रियल आइडियलिज्म में तो था ही कि मैन जो है वो बेस्ट मैटर, मतलब आइडियलिज्म में ये था कि मैन इज द सोल इज द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब यूनिवर्स में सोल को ज़्यादा सुप्रीमेसी दी जाती है, या सोल ही इज़ अ पार्ट ऑफ गॉड। लेकिन इसमें बोला जाता था कि मैन इज़ द बेस्ट मैटर ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का बेस्ट मैटर है मैन, रियलिज्म में ये बोलते हैं। और स्टेट भी जो ऑर्गेनाइज्ड होता है मैन के द्वारा, सिस्टम ऑर्गेनाइज, स्टेट इज़ अ सिस्टम जो ऑर्गेनाइज्ड होता है किसी पर्टिकुलर मैन या पर्सन या किसी के भी द्वारा, तो ये रियलिज्म फिलोसफी में आता है। रियलिज्म फिलोसफी भी अगर हम बात करें तो वो ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म भी हो सकता है, सोशलिस्टिक रियलिज्म भी हो सकता है, सेंस रियलिज्म भी हो सकता है। आप उसको डिवाइड कर सकते हो। अगर ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म डाल रहे हो तो वहाँ पे फिर आप किसकी बात करोगे, उनकी कि कैसे आप दूसरों को हैप्पी रखते हो, क्योंकि ह्यूमनिज्म का बेस एम यही होता है कि हाउ टू मेक ह्यूमन्स पीपल, मतलब ह्यूमन पीपल्स की कैसे हेल्प करनी है, उनको कैसे हैप्पी रखना है, दैट इज ह्यूमनिज्म। और सोशलिस्टिक में सोशलाइज होना, वहीं सेंस रियलिज्म में आपको सेंस हो, मतलब आपको पता हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं, कि आपकी सेंसेस कितना वर्क कर रही है, ये सब चीज़ें रियलिज्म फिलोसफी में आती हैं। अब एक क्वेश्चन ये भी हो जाता है रियलिज्म, जब हम रियलिज्म फिलोसफी की बात करते हैं कि क्या अल्टीमेट रियलिटी है अकॉर्डिंग टू द रियलिज्म, रियलिज्म के हिसाब से अल्टीमेट रियलिटी क्या है। जब हम बात करते हैं कि वर्ल्ड इज मेड ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू रियलिज्म फिलोसफी, सो इसीलिए अल्टीमेट रियलिटी मैटर ही होगी, क्योंकि मैटर के अराउंड ही सब कुछ रहता है इन रियलिज्म। नेक्स्ट है, कितने पार्ट्स में रियलिज्म को डिवाइड किया जाता है, या इन हाउ मेनी पार्ट्स रियलिज्म डिवाइडेड। रियलिज्म को डिवाइड किया गया है 5 पार्ट्स में। जैसे हमने डिवाइड किया था आइडियलिज्म को 5 पार्ट में, सेम उसी तरीके से रियलिज्म को भी 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि नेव रियलिज्म, ये वो रियलिज्म होता है जिसमें जो मानते हैं कि जो हमारी जो चीज़ें हैं वो सब रियल हैं, और वो आर्ग्यू नहीं करते कि मटेरियल वर्ल्ड इज़ रियल, मटेरियल वर्ल्ड में सब कुछ चीज़ें रियल है, नथिंग इज, मतलब कोई भी चीज़ आर्टिफिशियल नहीं है या ऐसी नहीं है जो रियल ना हो। सो ये नेव रियलिज्म का मानना है। वहीं कुछ रियलिस्ट मानते थे कि आइडियलिस्ट प्रिंसिपल को फॉलो करते थे कि मैटर की एग्जिस्टेंस, और वो विथ प्रिंसिपल एंड प्रूफ ये चीज़ें दिखाते थे कि ये जो मैटर है ये एग्जिस्ट करते हैं, ये रियल होते हैं। ये न्यूरियलिज्म होते हैं, न्यूरियलिज्म में ये चीज़ें आती हैं जो रियलिस्ट बताते हैं। फिर क्रिटिकल रियलिज्म होते हैं जो ये मानते हैं कि मैटर जो है वो चीफ एलिमेंट है, वहीं साइड मैन, मतलब मैन जो है और माइंड वो है, वो भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस रखते हैं। चीफ एलिमेंट जो है वो मैन और माइंड भी है, मतलब मैटर तो है ही, मैटर को तो उसने फिक्स किया हुआ है। अब वो आर्ग्यू नहीं कर सकते बिना माइंड के मैटर एग्जिस्ट नहीं करता, ये सब चीज़ें वो नहीं कहते, इसलिए क्रिटिकल रियलिज्म है। और वहीं ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म की कैसे ह्यूमन लाइफ के जो एम होता है वो यही होता है कि कैसे हैप्पी लिविंग किसी को दी जाए, या लोगों को खुश कैसे रखा जाए, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती है ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म के अंदर। नेक्स्ट है हमारा सोशलिस्टिक रियलिज्म, जिसमें कुछ रियलिस्ट का ये मानना है कि हैप्पीनेस सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के साथ एडजस्टमेंट करने पे ही आती है। तो जैसे आइडियलिज्म डिवाइड इनटू 5 पार्ट्स, उसी के तरीके से रियलिज्म भी 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और वो 5 पार्ट्स हैं नेव रियलिज्म, जो ये डिफाइन कर चुके हैं, आर्ग्यू भी नहीं करते कि जो वर्ल्ड है वो मैटर, मतलब जो वर्ल्ड है वो मटेरियल वर्ल्ड है। उनके पास कोई प्रूफ भी नहीं है, मतलब उन्होंने कोई प्रूफ प्रिंसिपल के विदाउट ये चीज़ें बोल दी है, और आर्ग्यूमेंट भी वो नहीं देते। कुछ रियलिस्ट होते हैं जो प्रिंसिपल प्रूफ के साथ ये कह रहे हैं कि सब कुछ एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर होती है रियलिज्म में, दैट इज न्यू रियलिज्म। इसी तरीके से सोशलिस्टिक रियलिज्म, जो इनका मानना ये होता है कि आपको तभी हैप्पीनेस आएगी, आपको तभी खुशी मिलेगी जब आप सोसाइटी के साथ एडजस्टमेंट करना सीख लोगे, तो दैट इज सोशलिस्टिक रियलिज्म। आई थिंक हमारा जो टाइम चल रहा है इसमें भी हम सोशलिस्टिक रियलिज्म मानकर बैठे हैं, क्योंकि हम अपनी हैप्पीनेस सोसाइटी के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करके ही ढूंढने की कोशिश करते हैं, बट ये ट्रूथ नहीं है कि आपको जो हैप्पीनेस मिलेगी वो सोसाइटी के साथ एडजस्टमेंट करने पर ही मिलेगी।
नेक्स्ट है ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म। ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म जो है, कुछ रियलिस्ट का मानना है कि हैप्पी लिविंग जो होता है वो एम होता है ह्यूमन लाइफ का, और यही मैन को ज़्यादा वो रखा जाता है। अगर हम ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं तो वहाँ पे जो मेन हो जाता है वो मैन हो जाता है, मैन ही इंपॉर्टेंस रखता है उस चीज़ में। नेक्स्ट है कुछ प्रिंसिपल, या फिर हम बात कर सकते हैं रियलिज्म क्या है। यूनिवर्स इज मेड ऑफ मैटर, ये रियलिज्म कहता है। मटीरियल वर्ल्ड को सुप्रीमेसी देता है, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है नेचुरलिज्म के फादर कौन है। अब हम रियलिज्म पढ़ चुके हैं, नेचुरलिज्म के बारे में पढ़ लेते हैं। नेचुरलिज्म के फादर हैं एमिली जोला। एमिली जोला जो है उन्होंने इस रियल नेचुरलिज्म को प्रोपाउंड किया, या उनका कहना है कि नेचुरलिज्म एग्जिस्ट करता है। जब भी हम नेचुरलिज्म की बात करते हैं तो हम ये मानते हैं कि सब कुछ जो है वो नेचर में है, नेचर ही सब कुछ है। या नेचुरलिज्म एक ऐसी वेस्टर्न फिलोसफी है जो नेचर को ही बेसिक एलिमेंट मान देता है और यूनिवर्स का। वहाँ पे वो मैटर को मान रहा था, उससे पहले सोल। आइडियलिज्म में सोल थी या गॉड था, गॉड ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते थे। रियलिज्म में मैटर रख रहा था, और नेचुरलिज्म में अब हमारा सिर्फ और सिर्फ नेचर रखेगा। प्राकृतिक चीज़ें या पर्यावरण या फिर प्राकृतिक, आप एटमॉस्फेयर कोई भी चीज़ रख सकते हो, नेचुरल हो जो बेसिक एलिमेंट उसको। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेचुरलिज्म क्या है, जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ, नेचुरलिज्म एक ऐसा सब्सटेंसेस, नेचुरल सब्सटेंसेस को रियल मान रहे हो, एक्टिविटीज़ को रियल मान रहे हो। वहीं नेचुरलिज्म के बारे में ये भी कहा था जेम्स वार्ड ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेम्स वार्ड का कहना था कि नेचुरलिज्म वो डॉक्ट्रिन है जो नेचर को गॉड से सेपरेट कर देता है और सबऑर्डिनेट कर देता है स्पिरिट टू मैटर एंड सेटअप, एक ऐसा अनचेंजेबल लॉ सेटअप कर देता है जो इंपॉर्टेंस रखता है नेचुरलिज्म में। जेम्स वार्ड का ये कहना था क्वेश्चन। और वहीं अगर हम नेचुरलिज्म की बात करें तो ये है कि यूनिवर्स जो है वो क्रिएशन है नेचर की। वैसे तो हम नेचुरलिज्म के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि नेचुरलिज्म जो है वो नेचर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, नेचर जो होता है वो बीच में रखा जाता है, या फिर इम्पोर्टेंस मुख्य जो चीज़ होती है नेचुरलिज्म में वो नेचर ही होती है। नेचुरलिज्म एक ऐसी वेस्टर्न फिलोसफी मानी जाती है जिसमें नेचर हमारा बेसिक एलिमेंट होता है यूनिवर्स का, और वही क्रिएटर एंड कोज है यूनिवर्स का। सो नेचर जो है, नेचुरलिज्म को जेम्स वार्ड ने कहा था कि नेचुरलिज्म एक डॉक्ट्रिन है जो सेपरेट करता है नेचर को फ्रॉम गॉड, सबऑर्डिनेट करता है स्पिरिट टू मैटर एंड सेट अप अनचेंजेबल लॉज एज सुप्रीम। मतलब अनचेंजेबल लॉज को एज ए सुप्रीम डिसाइड करता है या डेलीगेट करता है नेचुरलिज्म को जेम्स वार्ड के हिसाब से। नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग क्या था, यूनिवर्स जो था वो एक नेचुरल क्रिएशन था। वो केवल मटेरियल वर्ल्ड को ही सच्चा बताते थे, किसी स्पिरिचुअल वर्ल्ड को वो सच्चा नहीं बताते थे। मतलब उनका मानना था, नेचुरलिज्म या नेचुरलिस्ट का मतलब ये था, मानना था कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करता, हमारा मटेरियल वर्ल्ड सच्चा है। सोल को वो कॉन्शियस एलिमेंट मानते थे, लेकिन किससे प्रोड्यूस मानते थे उसको, मैटर से। मतलब सोल को सच्चा मान लेते, कॉन्शियस मानते थे, लेकिन फिर भी ये मानते थे कि मैटर से ही सोल क्रिएटेड है। और एम जो होता था नेचुरलिस्ट के हिसाब से, नेचुरलिज्म ये बिलीव नहीं करता था कि अल्टीमेट एम जो होता है ह्यूमन लाइफ का वो कुछ भी होता है। उनका मानना था बस हैप्पी रहना है, एंड दैट इज़ द एम ऑफ द ह्यूमन लाइफ। ठीक है, ह्यूमन लाइफ का जो एम है वो क्या है, हैप्पी रहना। और जब हम नेचुरलिज्म की बात करते हैं तो नेक्स्ट हम बात करेंगे फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म की। नेचुरलिज्म इतना ही था। अगर आप तब कभी भी नेचुरलिज्म का कोई क्वेश्चन देखते हो तो आप ये कंसीडर करके चलोगे कि नेचर जो है वो मेन है इन नेचुरलिज्म। सब नेचर से क्रिएटेड है, सुपीरियरिटी, सुपर चीज़ों को वो नहीं मानता, इसीलिए नेचुरलिज्म में नेचर की बातें होती है। नेक्स्ट है प्रैग्मेटिज्म। फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म है चार्ल्स सैंडर्स पर्स। फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म कौन है हमारे, चार्ल्स सैंडर्स पर्स। और प्रैग्मेटिज्म वो वेस्टर्न फिलोसफी है जो क्या कंसीडर करती है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ अ मैन। मतलब हमारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, अगर हमारी लाइफ का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखा जाता है तो वो प्रैग्मेटिज्म है, क्योंकि प्रैग्मेटिज्म में प्रैक्टिकल लाइफ ही इंक्लूडेड होती है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रैग्मेटिज्म को भी हम डिवाइड करते हैं कुछ पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में हम प्रैग्मेटिज्म को डिवाइड करते हैं। कौन कौन से पार्ट्स हैं वो, ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म होता है जिसमें हम ह्यूमन लाइफ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और अपनी नेचर को सेटिस्फाई करवाते हैं, अपने नेचर को, या फिर इंटीग्रेटेड मैनर में, वो ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म होता है। एक होता है हमारा एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म, जहाँ पे कुछ प्रैग्मेटिज्म कंसीडर करते हैं सच किसको, टेस्ट पर। मतलब जो चीज़ सच्चे हो चुकी हैं, जो चीज़ क्लैरिफाई है या फिर उस चीज़ का प्रूफ मिल चुका है कि ये सच है, वो एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म होता है।
नेक्स्ट है हमारे नॉमिनलिस्टिक प्रैग्मेटिज्म। तो वो प्रैग्मेटिस्ट वो होते हैं जो नॉलेज को एक्सपीरियंस करके रखते हैं टाइम के साथ, मतलब आफ्टर टाइम पीरियड उन्होंने वो चीज़ एक्सपीरियंस की है, इसलिए वो नॉमिनलिस्टिक प्रैग्मेटिज्म है। और एक होता है बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म, जिसमें आप क्या करोगे, बायोलॉजिकल नीड्स आपकी फुलफिल हो रही है, तो दैट इज़ बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म। अगर हम बात करें प्रैग्मेटिज्म की, तो प्रैग्मेटिज्म में जो माना जाता है कि जो वर्ल्ड है इज़ द आउटकम ऑफ न्यूमरस एलिमेंट्स एंड एक्टिविटीज़। न्यूमरस एलिमेंट्स और एक्टिविटीज़ का जो आउटकम है वो वर्ल्ड है। ये भी मटेरियल वर्ल्ड को सच्चा मानते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सच्चा नहीं मानते। इनका कहना है कि सोल एक एक्टिव एलिमेंट है जो प्रोड्यूस हुआ है मैटर से, और गॉड जो है वो फैंसी है। गॉड है नहीं, गॉड कुछ भी नहीं है, मैटर ही सब कुछ है, मतलब चीज़ें दिखती है प्रूफ के साथ है तो ठीक है, वो अलग है। कुछ प्रैग्मेटिज्म कुछ किसी और तरीके से रखते हैं, कुछ प्रैग्मेटिज्म किसी और तरीके से प्रैग्मेटिज्म को डिफाइन करते हैं। मैन इज़ द हाईएस्ट क्रिएचर ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिस्ट। जो है प्रैग्मेटिज्म, जब भी हम प्रैग्मेटिज्म की बातें करते हैं तो ये मान के चलते हैं कि मैन इज़ द हाईएस्ट क्रिएचर ऑफ द वर्ल्ड। और ये भी ह्यूमन लाइफ, अगर हम हैप्पी है तो वही हमारा एम है, हैप्पी रहना ही एम है। नेचुरलिज्म में भी यही था, आइडियलिज्म में अलग था, आइडियलिज्म में थोड़ी सी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें अलग थी वैसे देखा जाए तो प्रैग्मेटिज्म। नेक्स्ट हम बात करेंगे फादर ऑफ ह्यूमनिज्म की, जो है हमारे पेट्रार्क। नेक्स्ट ह्यूमनिज्म में हम अगर ह्यूमनिज्म की बातें कर ले तो क्या है ह्यूमनिज्म। ह्यूमन जो है वो फोकल पॉइंट हो गया है ना, कैसे वो खुद को हैप्पी रखेगा, कैसे उसको अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है, ये सब चीज़ें ह्यूमनिज्म में आएगी। और मैस्लो ने एक बात कही थी कि ह्यूमनिज्म, मतलब उन्होंने एक ऐसा बताया था कि ऐसा वर्ड है जिसमें डिफरेंट सेंसेस मिल सकते हैं। एक तो यह है कि आप अपने आप को कैसे खुश रखोगे, क्योंकि कोई गॉड नहीं है, कोई सुपर ह्यूमन रियलिटी नहीं है, जस्ट यू हो, और आपको ही अपना मतलब सब कुछ देखना है, आप कैसे हैप्पी रहोगे, आपको उन चीज़ों को करना है जिससे आपको खुशी मिले, ये सब चीज़ें ह्यूमनिज्म में आती है। ह्यूमनिज्म में कोई एंटिटी को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, ये नहीं माना जाता है मैटर इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे कि हमने बोला था कि आइडियलिज्म में हमारा ये मानना था कि सोल इज़ इम्पोर्टेंट, सोल को इम्पोर्टेंट नहीं माना ह्यूमनिज्म में मैटर को भी इम्पोर्टेंस नहीं माना जाता, प्रैक्टिकल लाइफ या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ अ मैन को भी इम्पोर्टेंस नहीं दी, रियलिज्म को इम्पोर्टेंस नहीं दी, नेचर को इम्पोर्टेंस नहीं दी, किसी भी काइंड ऑफ एंटिटी को इम्पोर्टेंस नहीं दी इन ह्यूमनिज्म, क्योंकि ह्यूमनिज्म में ह्यूमन इज़ द फोकल पॉइंट, या ह्यूमन के लिए ही सब कुछ था। सो ये वर्ल्ड जो है वो सच्चा है, ह्यूमनिज्म का भी यही कहना था, क्योंकि सुपर स्पिरिचुअल वर्ल्ड को तो ह्यूमनिज्म में भी कहीं इंपॉर्टेंस या कहीं कोई रेलेवेंस ही नहीं दी गई थी। वहाँ पे भी यही था कि ह्यूमन डेवलपमेंट आप पर खुद पर डिपेंड करेगी, आप खुद को डेवलप कर रहे हो तो आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छी चल रही है, क्योंकि आप खुद एक ह्यूमन हो। ये सब चीज़ें ह्यूमनिज्म में थी। नेक्स्ट, किसने ये दिया था स्लोगन कि बैक टू नेचर, हु गिव द स्लोगन बैक टू नेचर, प्रकृति की तरफ वापसी किसने दिया था स्लोगन, रूसो ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिस्ट, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ मैन। ऑप्शन ए रियल एक्सपीरियंस, बी गॉड, सी सोल, डी मैटर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, रियल एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, ऑन विच बेसिस ऑफ एजुकेशन हैव द प्रैग्मेटिस्ट लेड द मोस्ट इम्फेसिस ऑन फिलोसफिकल। ऑप्शन ए, बी साइकोलॉजिकल, ऑप्शन सी सोशल, ऑप्शन डी पॉलिटिकल। ऑप्शन सी सोशल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, हु इज कंसीडर्ड द प्रोपोनेंट ऑफ योगा फिलोसफी। योगा फिलोसफी के प्रोपोनेंट किसको माना जाता है, पतंजलि इज द करेक्ट आंसर। पतंजलि को योगा फिलोसफी का प्रोपोनेंट कहा जाता है, उन्होंने ही योगा फिलोसफी का आइडिया दिया था, योगा फिलोसफी के बारे में उन्होंने सबको अवेयर कराया था, इसलिए योगा फिलोसफी के जो प्रोपोनेंट है वो पतंजलि है। जब भी हम योगा फिलोसफी की बात करते हैं तो चित्त एक वर्ड आता है, ये टर्म किसके लिए यूज़ होता है, ये क्या है योगा मतलब फिलोसफी के अंदर चित्त। अब हम बात करेंगे तो सबसे पहले माइंड प्लस इंटेलेक्ट प्लस ईगो, ये हमारी योगा फिलोसफी के अंदर कुछ टर्म है चित्त जो इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है। माइंड आपको पता है बुद्धि, इंटेलेक्ट बुद्धि है, माइंड आपका दिमाग हो गया, ईगो आपकी अहम को बोलते हैं। सो इन तीनों का जो जोड़ है वो चित्त बनाता है। नेक्स्ट, अगर हम जब भी हम योगा फिलोसफी की बातें करते हैं तो जाहिर सी बात है फिलोसफी के अंदर योगा की बात हो रही है, और इनके जो प्रोपाउंडर है वो योगा फिलोसफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू योगा मैन इज मेड फ्रॉम
ऑप्शन मतलब कितने एलिमेंट से मैन बना हुआ है अकॉर्डिंग टू योगा? 3 एलिमेंट से एक व्यक्ति बना हुआ होता है इन योगा फिलोसफी में। ये चीज़ें क्लियर है कि जो मैन है वो 3 पॉइंट से बना हुआ है, ये 3 एलिमेंट से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्य फिलोसफी किसने दिया है? सांख्य फिलोसफी इज गिवन एस्टैब्लिश्ड बाय ऑप्शन ए मेल्थस, बी थॉमस, सी होशर एंड डी इज महर्षि कपिल। तो करेक्ट आंसर इज डी, महर्षि कपिल ने सांख्य फिलोसफी को एस्टैब्लिश कराया है। योगा फिलोसफी की जब हम बात कर रहे थे तो योगा फिलोसफी में भी यही चीज थी कि यूनिवर्स इज क्रिएटेड बाय गॉड। अब तक हम ये पढ़ रहे थे ह्यूमनिज्म में या रियलिज्म में, नेचुरलिज्म में, प्रैग्मेटिज्म में और किस में, आइडियलिज्म में, सॉरी, कि जो यूनिवर्स था क्रिएटेड बाय मटेरियल था, और एक ही था आइडियलिज्म जिसमें हम गॉड को ज़्यादा सुप्रीमेसी दे रहे थे, जहाँ पे हम ये कंसीडर कर रहे थे गॉड ने ही यूनिवर्स को क्रिएट किया है। सो अब आइडियलिज्म की तरह ही योगा फिलोसफी भी ये मानती है कि यूनिवर्स जो है वो किसने क्रिएट किया है? गॉड ने। और किसके थ्रू किया है? प्रकृति और पुरुष के ब्लेंड के साथ, यानी कि किसके साथ मिलाकर? प्रकृति और पुरुष के जोड़ के साथ। प्रकृति, पुरुष और ईश्वर ये सारे के सारे बेसिक एलिमेंट्स माने जाते हैं योगा फिलोसफी में। सांख्य केवल प्रकृति को और पुरुष को ही एक्सेप्ट करते हैं, योगा एक्सेप्ट करता है 3 एलिमेंट्स को, दैट इज प्रकृति, पुरुष और ईश्वर। ईश्वर को पाने का तरीका या फिर प्रकृति या पुरुष, इन चीज़ों को योगा फिलोसफी बहुत अच्छे से या कॉम्बिनेशन बनाकर इनका चलती है। और इनका कहना भी यही होता है कि इन्हीं तीनों चीज़ों पे किसी व्यक्ति का विकास या मेंटल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन या मैंस की डेवलपमेंट ही इस चीज़ पर बेस्ड होती है। अल्टीमेट गोल जो होता है ह्यूमन लाइफ का वो मुक्ति होता है, ये योगा फिलोसफी कहती है। योगा फिलोसफी के हिसाब से अगर आपको इमेनिसिपेशन पाना है या फिर आपको मुक्ति पानी है, सैल्वेशन, उन सब के लिए आपको क्या करना होगा? आपका अल्टीमेट गोल योगा फिलोसफी के अंदर यही होता है कि मुक्ति पाने के लिए आपको योगा फिलोसफी पता होनी चाहिए। और मेंटल टेंडेंसीज नहीं होती मुक्ति के लिए, आपको मेंटल टेंडेंसी से कोई लेना देना नहीं है। आपकी कितनी इंटेलेक्चुअलिज्म, मतलब आपकी कितना इंटेलेक्ट है, आप में कितनी इंटेलिजेंसी है, आपका कितना माइंड वर्क करता है, ये सब चीज़ें मुक्ति पाने के लिए, सेल्वेशन या फिर कह सकते हैं एमेनिसिपेशन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। सांख्य फिलोसफी का हमने बता दिया कि महर्षि कपिल, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, उन्होंने इस सांख्य फिलोसफी को स्टैब्लिश कराया है। क्वेश्चन एंड 14, विच ऑफ द 2 बेसिक एलिमेंट ऑफ सांख्य फिलोसफी? मैं बता चुकी हूँ प्रकृति एंड पुरुष जो है वो सांख्य फिलोसफी के हिसाब से 2 बेसिक एलिमेंट्स है, और वहीं योगा फिलोसफी के हिसाब से 3 थे, प्रकृति, पुरुष एंड ईश्वर। और कॉम्बिनेशन था प्रकृति, पुरुष और ईश्वर का योगा फिलोसफी में। सांख्य फिलोसफी, अब हमने 3 फिलोसफी देख ली है, सांख्य फिलोसफी, योगा फिलोसफी और एक हम अद्वैत फिलोसफी देखेंगे। सांख्य फिलोसफी में यही था कि प्रकृति एंड पुरुष, और योगा फिलोसफी में 3 है, प्रकृति, पुरुष और ईश्वर। जो हमारी सांख्य फिलोसफी है वो मैटर को भी इंपॉर्टेंस देती है, और किसको इंपॉर्टेंस देती है? उनका ये मानना, मतलब 2 और 3 का ही फर्क है, ये ईश्वर को भी कंसीडर कर रहा है। प्रकृति और पुरुष को सांख्य फिलोसफी में बहुत बेसिक एलिमेंट्स माना जाता है। पुरुष की एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, ये कहती है सांख्य फिलोसफी, और एक व्यक्ति जो होता है वो प्रकृति और पुरुष से मिलकर बना होता है अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलोसफी। उसकी जो डेवलपमेंट होती है किसी व्यक्ति की वो मैटर पे डिपेंड करती है, कॉन्शियस एलिमेंट पे डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू फिलोसफी। और इनका कहना है अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलोसफी ये था कि इमेनिसिपेशन के लिए आपके अंदर विजडम होनी जरूरी है। वहीं हमने योगा में ये पढ़ा था, या योगा फिलोसफी में अगर हम पढ़े या देखें तो हमें ये पता चलता है कि किसी भी इम्पोर्टेंस, मतलब आप में ह्यूमन टेंडेंसी, मेंटल टेंडेंसीज आपकी मैटर नहीं करती इमेनिसिपेशन के लिए, मुक्ति के लिए। यहाँ पे एक डिफरेंस आ चुका है बिटवीन योगा फिलोसफी एंड सांख्य फिलोसफी, कि योगा फिलोसफी मांगती है एक डिफरेंस, मतलब मेंटल टेंडेंसीज नहीं मांगती, प्रोहिबिशन नहीं है वहाँ पे, किसी तरह की आपको रुकावट नहीं है मेंटल टेंडेंसीज के बेस पर। लेकिन सांख्य फिलोसफी में है आपके लिए, आपको विजडम की जरूरत पड़ती है। मतलब योगा में तो योगा तो जरूरी होता है वो विजडम के लिए, योगा इज एसेंशियल फॉर विजडम, लेकिन इमेनिसिपेशन के लिए भी विजडम जरूरी होता है सांख्य फिलोसफी के अकॉर्डिंग। सो ये थे अष्टांगिक योगा जो होता है वो बहुत जरूरी होता है मेंटल टेंडेंसीज को प्रोहिबिशन के लिए, जहाँ पे मेंटल टेंडेंसीज इंपॉर्टेंट नहीं है मुक्ति के लिए, लेकिन वहीं अष्टांग योगा जो है वो इम्पोर्टेंट है आपकी किसके लिए? मेंटल टेंडेंसीज की प्रोहिबिशन के लिए। सो योगा किसके लिए इंपॉर्टेंस रखता है? विजडम के लिए। सो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है 41 का, विजडम। योगा इज एसेंशियल फॉर विजडम।
नेक्स्ट, व्हाट इज कॉल्ड एजुकेशन अक्वायर्ड विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस, फिक्स्ड पीरियड एंड प्लेस। हमारी जो एजुकेशन होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। शायद मैंने बताया है पहले भी क्लासेस में कई में कि पहला होता है फॉर्मल एजुकेशन, सेकेंड इज इनफॉर्मल एजुकेशन, थर्ड इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन जब दी जाती है तो वो स्कूल में दी जाती है, एक फिक्स्ड क्राइटेरिया या करिकुलम उनका होता है, एक टाइम पीरियड होता है कि इससे इस टाइम के बीच आपको क्लास में आना है, ये आपका टाइमिंग है, ये सब चीज़ें में रखी जाती है। वहीं अगर हम बात करें इनफॉर्मल एजुकेशन की तो वहाँ एक फिक्स्ड करिकुलम नहीं होता, एक क्राइटेरिया नहीं होता, एजुकेशन कोई भी ले सकता है किसी भी तरीके से, एनी काइंड ऑफ वे में, इसीलिए वो इनफॉर्मल एजुकेशन है। और यहाँ पे भी यही पूछा गया है क्वेश्चन में कि ऐसी कौन सी एजुकेशन है जो बिना किसी करिकुलम, पीरियड और पर्पस के बिना होती है, दैट इज इनफॉर्मल एजुकेशन। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलोसफिकल थॉट्स ऑफ गुरुदेव को हम कैसे जानते हैं? फिलोसफिकल थॉट्स ऑफ गुरुदेव, एजुकेशनल थॉट्स के बारे में पढ़ें तो ये एजुकेशनल थॉट्स भी देते हैं और फिलोसफिकल थॉट्स भी देते हैं। अगर हम फिलोसफिकल थॉट्स गुरुदेव के पढ़े तो उसको जो बोला जाता है उनके फिलोसफिकल थॉट्स को, वो बोला जाता है विश्व बौद्ध दर्शन। उन्होंने विश्व बौद्ध दर्शन कराए थे, या विश्व बौद्ध दर्शन उनकी फिलोसफिकल थॉट्स को बोलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? 6 मई 1861, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उनका जन्म हुआ था 6 मई 1861 को। टैगोर ने एक्सेप्ट किया था गॉड को किस फॉर्म में? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, निरंकार और साकार की फॉर्म में गॉड को एक्सेप्ट किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। किस फील्ड में गुरुदेव जो थे वो मोस्ट फेमस थे? लिटरेचर की फील्ड में जो थे गुरुदेव काफ़ी फेमस थे, और हमें अच्छे से पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने काफ़ी लिटरेचर उनके है, लिटरेचर भी हैं, और उन्होंने कई कहानियाँ या कह सकते हैं उन्होंने काफ़ी लिटरेचर्स को प्रकाशन भी किया जिनमें उनको मेडल या फिर कह सकते हैं कई तरह के अवार्ड मिले थे। सो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस फॉर्म में टैगोर ने रिलीजन को एक्सेप्ट किया था? ए ऑप्शन वर्शिप, बी इज रिचुअल्स, सी इज ह्यूमन सर्विस एंड डी इज डिवोशन टू गॉड। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, सॉरी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ह्यूमन सर्विस की बात करते हैं वे, यानी रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो ह्यूमन सर्विस की बात करते हैं। टैगोर को सबसे ज्यादा किसने इन्फ्लुएंस्ड किया? ऑप्शन ए वेद पढ़े हैं उन्होंने, बी गीता ने, सी पुराण ने और डी उपनिषद ने। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उपनिषद ने उन सबसे ज्यादा उनकी लाइफ को इन्फ्लुएंस किया या उन्हें इन्फ्लुएंस किया। व्हाट इज द प्रेजेंट नेम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एज एस्टेब्लिश्ड बाय टैगोर? अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, टैगोर ने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बनाया है वो कौन सा है, उसका प्रेजेंट नाम क्या है? ए शांति निकेतन, बी विश्व भारती, सी श्री निकेतन और डी नन ऑफ दीज। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, विश्व भारती प्रेजेंट नेम है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो स्टैब्लिश किया था टैगोर ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द नेम ऑफ फिलोसफिकल थॉट ऑफ विवेकानंद। विवेकानंद के फिलोसफिकल थॉट्स को किस नाम से जाना जाता है? ए नव्य वेदांत के नाम से उनकी फिलोसफिकल थॉट्स को जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर, हु शुड बी द टीचर्स इन गर्ल्स स्कूल अकॉर्डिंग टू विवेकानंद? विवेकानंद के अकॉर्डिंग टीचर्स जो होती है गर्ल्स स्कूल में अपॉइंट होती है वो कौन, किस में, मतलब मैन होने चाहिए, वुमन होने चाहिए, दोनों होने चाहिए, सिर्फ मैरिड पर्सन होने चाहिए? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ओनली वुमेन्स को ही टीचर बनाना चाहिए गर्ल्स स्कूल में। ये था विवेकानंद के अकॉर्डिंग, विवेकानंद का मानना था। सो नेक्स्ट, व्हाट इज द मेथड ऑफ स्टडी अकॉर्डिंग टू विवेकानंद? विवेकानंद के अकॉर्डिंग कौन सा मेथड ऑफ स्टडी बेस्ट होता है? सो योगा मानते थे वो, योगा को सबसे अच्छा मेथड ऑफ स्टडी मानते थे विवेकानंद, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, व्हाट शुड बी अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू विवेकानंद? विवेकानंद के अकॉर्डिंग अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन क्या होता है? सो डी इज द करेक्ट आंसर, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। विवेकानंद स्पिरिचुअलिस्टिक थे, उनका वो ह्यूमनिस्टिक भी बात करते थे, इंसान के हैप्पीनेस के लिए वो बात करते थे कि कैसे किसी को खुश रखा जाए, मतलब कोई कैसे खुश रहेगा, सो इसलिए वो ह्यूमनिज्म भी है। वैसे देखा जाए तो कई उन्हें रियलिस्टिक मानते हैं, कई आइडियलिस्टिक मानते हैं, नेचुरलिस्ट भी मानते हैं उनको, क्योंकि अलग अलग उनकी सोच ऐसी थी कि जब कई तरीकों से आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू देते हो तो कोई पॉइंट ऑफ व्यू आपका आइडियलिज्म में बेस्ड होगा तो कोई पॉइंट ऑफ व्यू आपका नेचुरलिज्म में होगा।
इस तरीके से वो भी इस बटे हुए थे कि कहीं वो नेचुरलिस्टिक माने जा रहे थे, वैसे उनका जो फोकस था या एम ऑफ एजुकेशन उन्होंने बताया था वो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को रखा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाउ मेनी बेसिक एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू विवेकानंद। विवेकानंद के हिसाब से यूनिवर्स के कितने बेसिक एलिमेंट्स हैं? सो उन्होंने एक ही एलिमेंट को बेसिक एलिमेंट बताया था यूनिवर्स का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नेशनल इंटीग्रेशन कमेटी कब बनी? नेशनल इंटीग्रेशन कमेटी 1967 में बनी थी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1967। नेक्स्ट है हमारा, व्हेन वाज डॉक्टर संपूर्णानंद एजुकेशनल इंटीग्रेशन कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1961। 1961 में डॉक्टर संपूर्णानंद एजुकेशनल इंटीग्रेशन कमेटी बनाई गई। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 57, हु टोल्ड दैट बाय इमोशनल इंटीग्रेशन आई मीन द इंटीग्रेशन ऑफ आवर माइंड्स एंड हार्ट्स, द सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स ऑफ सेपरेटिज्म? ये किसने बोला था कि इमोशनल इंटीग्रेशन से मतलब है कि इंटीग्रेशन यानी कि इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेट करना, जोड़ना माइंड और हार्ट को, और जो फीलिंग होती है सेपरेटिज्म की उसको सप्रेस्ड करना यानी कि कम करना। ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। और एक चीज़ और कि कितने कंपोनेंट्स होते हैं एक स्टेट के? एक स्टेट के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर है। सो व्हेन ये हम बात कर चुके हैं। नेशनल इंटीग्रेशन कमेटी कब बनी थी ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। संपूर्णानंद एजुकेशनल इमोशनल इंटीग्रेशन का हम कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डज द स्टेट मीन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट का क्या मतलब होता है? सो सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटर, ये तीनों होते हैं स्टेट का मतलब इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, व्हेन वाज एजुकेशन इंक्लूडेड इन कंकरेंट लिस्ट? कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन को कब डाला गया? कौन से अमेंडमेंट में डाला गया? 42 अमेंडमेंट था। और अगर हम बात करें कौन से कंकरेंट लिस्ट थी तो 1976 में उसको कंकरेंट लिस्ट में डाला गया था। नेक्स्ट है, फॉर्म गिवन बिलो विच वैल्यू इज नॉट क्लासिफाइड बाय लेविन? लेविन ने 4 जो है वो वैल्यू क्लासिफाई करी हैं, उनमें से इन ऑप्शंस में से एक नहीं है, हमें बताना है कौन सी। सो इंट्रिंसिक है, एक्सट्रिंसिक भी है, इनहेरेंट और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज भी लेविन ने क्लासिफाई की हैं, लेकिन सोशल वैल्यू उन्होंने क्लासिफाई नहीं की, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ई सोशल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, कौन मोंटेश्री का जन्म कब हुआ था? इन विच मोंटेशनरी बोर्न? कहाँ पे मोंटेश्री का जन्म हुआ था? इटली में। अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड इज करेक्ट, इनकरेक्ट ऑप्शन, ये गलत है इस क्योंकि उनका जन्म इटली में हुआ था। नेक्स्ट, किस लेवल पे एजुकेशन के मोंटेशनरी एक्सप्रेस किए अपने व्यूज? इन्फेंट में, और वो एक डॉक्टर थी। सो हाउ डिड मोंटेश्री क्रिएट किया? एज ए डॉक्टर उन्होंने अपना जो वे था या करियर था वो क्रिएट किया था। अगर हम बात करें जॉन डवे की नेव कंट्री का तो वो है अमेरिका, इसलिए ऑप्शन ए जो है 64 का वो है अमेरिका। 65 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड जॉन डवे कंसीडर द बेसिस ऑफ लर्निंग? बेसिस ऑफ लर्निंग को कंसीडर किया है जॉन डवे ने किस वे में? एक्टिविटी में बेसिस ऑफ लर्निंग माना है जॉन डवे ने, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ मोरालिटी जो जॉन डवे बेसिकली सपोर्ट? जॉन डवे कौन सी मोरालिटी को सपोर्ट करते हैं? ऑप्शन ए नेचुरल मोरालिटी को सपोर्ट करते हैं, सोशल मोरालिटी को सपोर्ट करते हैं या स्पिरिचुअल मोरालिटी को सपोर्ट करते हैं? तो जॉन डवे सोशल मोरालिटी को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है सोशल। फ्रोबेल का जन्म किस कंट्री में हुआ था? ये क्वेश्चन है। फ्रोबेल का जन्म जर्मनी में हुआ था, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जर्मनी। फ्रोबेल ने किंडरगार्टन मेथड दिया था, इसलिए छोटे बच्चों के लिए जो किंडरगार्टन मेथड दिया था वो इस प्रिंसिपल पे चलाया था कि यूनिटी रखी जाएगी, फ्रीडम दी जाएगी, सेल्फ एक्टिविटी दी जाएगी, आपको प्ले वे मेथड से सिखाया जाएगा, आपको स्टोरीज मतलब उसमें अगर हम एड्स देखें तो स्टोरीज यूज़ कर सकते हो आप किंडरगार्टन मेथड में, प्लेज यूज़ कर सकते हो, गिफ्ट्स ला सकते हो, छोटे छोटे बच्चों को गिफ्ट्स प्रोवाइड करके उनकी जो लर्निंग है या उनका जो एनवायरनमेंट है, लर्निंग एनवायरनमेंट, वो आप इफेक्टिव बना सकते हो। वहीं अगर हम बात करें तो एम ऑफ एजुकेशन क्या है अकॉर्डिंग टू फ्रोबेल? फ्रोबेल के हिसाब से एम ऑफ एजुकेशन क्या है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फिजिकल नहीं है, ट्रेनिंग ऑफ सेंस ऑर्गन भी नहीं है, मेंटल डेवलपमेंट भी नहीं है, यूनिटी ऑफ सेल्फ जो है वो एम ऑफ एजुकेशन है अकॉर्डिंग टू फ्रोबेल। नेक्स्ट, हु इज द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू श्री औरोबिंदो? औरोबिंदो के हिसाब से यूनिवर्स का क्रिएटर कौन है? सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ए ब्रह्मा नहीं, बी सोल नहीं, सी इज द करेक्ट आंसर क्योंकि क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स श्री औरोबिंदो के अकॉर्डिंग ईश्वर थे।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, वेयर इज श्री औरोबिंदो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र लोकेटेड। श्री औरोबिंदो का जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र है वो कहाँ पे लोकेटेड है, पौंडीचेरी में। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 70 का ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है 71, इन विच स्टाइल गीजू भाई ने अपनी बुक दिवा सपन किस स्टाइल में लिखी थी। सो स्टोरी स्टाइल में लिखी थी, ड्रामा स्टाइल में लिखी थी, क्वेश्चन आंसर स्टाइल में लिखी थी या डिस्क्रिप्शन स्टाइल में लिखी थी। इन तीनों ही स्टाइल्स में नहीं लिखी थी, स्टोरी स्टाइल में गीजू भाई ने अपनी बुक दिवा सपन लिखी थी। श्री औरोबिंदो ने ब्रह्मा को एक्सेप्ट किया था किस फॉर्म में, सत के फॉर्म में उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था, मतलब ब्रह्मा को उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो ब्रह्मा को वो ज़्यादा मानते थे, उनका मानना था कि ब्रह्मा ही गॉड है, ब्रह्मा से ही वी ऑल आर क्रिएटेड। सो उनकी जो सुप्रीमेसी थी वो ब्रह्मा थी। किस फॉर्म में श्री औरोबिंदो ने स्पिरिट और सोल को कंसीडर किया था। चित्त प्लस आनंद को वो मानते थे कि स्पिरिट और सोल को वो कंसीडर इस फॉर्म में करते थे कि चित्त है हमारा मन और आनंद। नेक्स्ट है, इन विच फॉर्म हैज गीजू भाई स्ट्रेस टू डेवलप इन्फेंट स्कूल्स। इन्फेंट स्कूल्स को डेवलप करने के लिए गीजू भाई ने किस चीज़ पर स्ट्रेस डाला था। ऑप्शन ए हाउस पे, बी गार्डन पे, सी टेम्पल पे या डी ब्यूटीफुल। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, टेम्पल। नेक्स्ट है 73 क्वेश्चन, हु अरेंज्ड एजुकेशन ऑफ कृष्णामूर्ति। कृष्णामूर्ति के एजुकेशन को किसने अरेंज करवाया था। कृष्णामूर्ति की जो एजुकेशन थी वो उनके पेरेंट्स ने ऑर्गेनाइज करवाई थी, सॉरी अरेंज करवाई थी, या फादर ने, या एनी बेसेंट ने, या गवर्नमेंट ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, एनी बेसेंट ने कृष्णामूर्ति की एजुकेशन को अरेंज कराया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, इन हाउ मेनी पार्ट्स, कितने पार्ट्स में नॉलेज को डिवाइड किया था कृष्णमूर्ति ने। कृष्णमूर्ति ने 3 पार्ट्स में एजुकेशन को डिवाइड किया था या नॉलेज को डिवाइड किया था। सुकरात मेथड या कौन सा मेथड है जिसको हम सुकरात मेथड के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आंसर मेथड को हम सुकरात मेथड्स के नाम से जानते हैं। उन्होंने ही ये मेथड जो है वो डेवलप किया है। कृष्णमूर्ति किस चीज को सच मानते थे, उनके अकॉर्डिंग क्या था सच। सो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कृष्णमूर्ति जो थे, कृष्णमूर्ति को हम इस तरीके से देख सकते हैं कि उनके जो एजुकेशनल थॉट्स थे, उनका ये मानना था कि डेवलपमेंट आपको सेंसिटिविटी नेस पर देनी है, या फिर उनका ये भी कहना था कि उनके जो मेथड ऑफ टीचिंग थे वो डिस्कस एम ऑफ एजुकेशन वो जो रखते थे वो प्री डिटरमाइन रखते थे, वो इंटेलेक्चुअल्स पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते थे। उनका मानना था कि इंटेलेक्चुअलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, या इंटेलेक्ट बहुत, बुद्धि जरूरी है। लव को भी वो इम्पोर्टेंस देते थे, मतलब उनकी सिग्निफिकेंस तो लव में ज़्यादा रहती थी कृष्णामूर्ति की। ट्रूथ, वायलेंस को वो, या नॉन वायलेंस में वो नहीं, मतलब पढ़ते ही नहीं थे। कंडक्ट कैसे कंडक्ट करना आपको, वो गुड कंडक्शन में भी वो नहीं आते थे। गुड कंडक्ट करना, वो लव को ज़्यादा सुप्रीमेसी देते थे या सिग्निफिकेंस देते थे, अटैच करते थे लव को विद द सिग्निफिकेंस। प्लूटो का जन्म कहाँ हुआ, कौन सी कंट्री में हुआ। प्लूटो का जो जन्म था वो ग्रीक में हुआ था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ग्रीक। नेक्स्ट है, टू विच कंट्री, रूजो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं या ओरिजिनली बिलोंग करते हैं। तो स्विट्जरलैंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इन विच बुक डू वी फाइंड रूसो एजुकेशनल थॉट चीफली। सो ए इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बी इज ईमेल, सी इज कन्फेशंस, न्यू इज हॉरिजन्स। सो बी इज ईमेल इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि रूजो ने अपनी बुक में एजुकेशनल थॉट्स को अच्छे से क्लासिफाई या चीफली तरीके से डिस्कस किया था। कितने स्टेजेस में अरस्तु ने एजुकेशन को डिवाइड किया। इन 3 पार्ट्स या 3 स्टेजेस अरस्तु ने एजुकेशन को डिवाइड किया। एंड आवर लास्ट क्वेश्चन इज, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एजुकेशन प्रोवाइड कराना अकॉर्डिंग टू अरस्तु। अरस्तु का ये मानना था कि स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एजुकेशन प्रोवाइड कराए। सो ये थे फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का पूरी की पूरी बुक का समरी, या पूरी की बुक का फिलोसफी का थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, जिसमें हमने सब चीज़ें डिस्कस की। आइडियलिज्म, सोशलिज्म, नेचुरलिज्म, ह्यूमनिज्म, प्रैग्मेटिज्म, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंस रखते हैं। और उस पर एजुकेशनल और फिलोसफिकल थॉट्स ऑफ गीजू भाई, अरस्तु, प्लूटो, सुकरात, फ्रोबेल, महात्मा गांधी, औरोबिंदो घोष, काफ़ियों का हमने डिस्कस किया है। आई होप गाइस आपको मेरा लेक्चर पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ना भूलिएगा। धन्यवाद। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे